आज अपन चर्चा करेंगे पवन के बारे में। किसके बारे में? पवन के बारे में। पवन क्या होती है? पवन है ना। देखो, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कहां से कहां चलती है? उच्च दाब से उच्च दाब से निम्न दाब तक। निम्न दाब की ओर। निम्न दाब की और गति करती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। एक बात बताओ, जैसे उदाहरण के लिए एक बाल्टी पानी की भरी हुई है ना। बाल्टी पानी की भरी हुई है और उसके जस्ट साइड में एक परात है। मान लो एक परात रखी हुई है, परात के अंदर भी पानी है। परात में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। बाल्टी उससे कितनी ऊपर निकली हुई है? कम से कम एक गिलास ऊपर निकली हुई है ना। तो उससे ऊपर निकली हुई है, वो बाल्टी फुल भरी है, परात तो थोड़ी बहुत भरी है। अब बाल्टी के नीचे छेद हो जाए तो पानी, परात का पानी बाल्टी में जाएगा, बाल्टी का पानी परात में आएगा। बाल्टी का पानी परात में। बाल्टी का पानी परात में आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इसका तो ऊंची हुई, मतलब ज्यादा सघन मात्रा में दबाव लगा रही है कि मैं कैसे बाहर निकलूं इससे, है ना। क्योंकि वो नीचे का क्या है, कम पानी है वहां पे। अगर वहां पे भी पानी बाल्टी के बराबर रहता तो निकलता क्या पानी? नहीं निकलता ना। बराबर ही रहता तो नहीं निकलता। और अगर परात का पानी ज्यादा रहता और बाल्टी का पानी कम रहता तो क्या बाल्टी का पानी बाहर निकलता? नहीं निकलता। परात का पानी किसमें आ जाता? बाल्टी में आ जाता ना। तो बेटा वैसे भी पवन भी क्या होती है, हमेशा उच्च दाब से, जहां पर ज्यादा मात्रा में हवा हो रहेगी ना, वहां से कहां जाएगी? कम दाब की ओर हवा चलेगी। अपन ने कल देखा था, इसे मिलीबार में मापते हैं। किसमें? मिलीबार में। मिलीबार मापने की इकाई। क्या है? मिलीबार। अपन ने कल ये भी देखा था कि औसतन हवा का मिलीबार कितना होता है? 1013 मिलीबार। इसे एमबी से भी दर्शाते हैं। ये बात हो गई थी अपन ने कल। सर्वाधिक अपन ने ये भी देख लिया था कि सर्वाधिक वायुदाब समुद्री सतह पर पाया जाएगा। समुद्री सतह पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जलवाष्प की मात्रा वहां पे क्या पाई जाएगी? ज्यादा। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ जैसे अपना जैसलमेर का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहां पर आर्द्रता, मतलब आर्द्रता जल की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी हवा के अंदर। वहां पे ठंडी हवा कब चलेगी? जब हवा के अंदर पानी की मात्रा रहेगी, है? मतलब हवा के अंदर पानी या तो रेगिस्तान में ज्यादा मिलेगा, या फिर कोई झील वील है, या फिर कोई समुद्र के तटों के किनारे ज्यादा मिलेगा पानी। समुद्र की। क्यों? वहां से जस्ट पानी ऊपर उठा और वहां जस्ट हवा में घुल गया, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी हवा में। रेगिस्तान के अंदर क्या हो, वहां तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और भी पानी बिल्कुल गैस बन के ऊपर चला गया। पानी भारी रहा तभी तो नीचे रहा, गैस बन गया तो वापस ऊपर निकल गया। भाई ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, वो भारी चीज को तो खींचता अपनी तरफ रखता है ना। तो इसी वजह से सर्वाधिक वायुदाब कहां मिलेगा? समुद्री सतह पर। ये बातें अपन निकल चर्चा कर ली थी। अब अपन देखो वायु का पता कैसे लगाते हैं अपन। अब एक बात बताओ, आपको हवा चलती है, जब बोल देती है हेलो मैं आ रही हूँ, सब तैयार है ना, बोलती है क्या आपको? ऐसे आवाज आती है ना, बहुत तीव्र गति से आवाज चलती है। या फिर आप लोगों को कैसे होता है कि पत्तियां उड़ने लग जाती है, पेड़ों की पत्तियां, या फिर कोई कचरा पड़ा है वो कचरा उड़ने लग जाता है, पॉलीथीन वगैरह ये उड़ने लग जाती है, या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ों की टहनियां हिलने लग जाती है। उनसे अपन को क्या एहसास होता है? अपने बाल होते हैं, बालों से अपन को एहसास होता है कि यार हवा लग रही है, बाल अपने है ना। इनसे और अपन को खुद अपनी त्वचा भी अपना क्या है, अपने को एहसास कराती है भाई हवा कितनी तेज गति से चल रही है।
कराती है नहीं कराती है? तो अपन को ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है क्या? ये दिखाई नहीं देती, लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको एहसास करते हैं। किसको? हवा को। पत्तियों के उड़ने, पेड़ों की टहनियों, के हिलने, धूल के कणों के उड़ने आदि के माध्यम से, आदि के द्वारा हवा चलने का हमें क्या होता है? ऐसा। आता है समझ में? पत्तियों के उड़ने, पेड़ों की टहनियों पे हिलने, धूल के कणों के उड़ने आदि के द्वारा और हमारी त्वचा, इनके माध्यम से अपन को क्या होता है? एहसास होता है। इनके माध्यम से क्या होता है? एहसास। अभी आप सुनो, देखा जी मैं बोल रहा हूँ उसको ना, आराम से सुनो। इनके हवा का एहसास होता है अपन को खाली। अब देखो, अब इस पवन को भी अपन कई प्रकार से बांट सकते हैं। पवन के प्रकार, अब देखो पवन के प्रकार बताओ, कैसे बताओगे? क्या पवन को बांट देते हैं क्या? किस आधार पे बांटोगे बताओ? बताओ देखो, नहीं पता? चलो देखो, पहला प्रकार हो गया स्थायी पवने। कौन सी पवने? स्थायी पवने। दूसरा प्रकार हो गया मौसमी पवने। कौन सी पवने? और तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवन। कौन सी? स्थानीय पवन। अब ये इनके बारे में कौन डिटेल बताएगा? स्थायी पवन क्या होती है, मौसमी पवन क्या होती है, स्थानीय पवन क्या होती है? देखो, स्थायी पवन होएगी जो हमेशा वर्ष भर लगातार चलती रहती है एक दिशा के अंदर, वर्ष भर लगातार चलती रहती है। मौसमी पवन क्या होगी? अभी गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में खूब धूल भरी आंधियां चलेगी। जैसे गर्मी का मौसम गया, आंधियां बंद हो गई। ये कैसी पवन है? मौसमी पवन। यानी मौसम के अनुसार हवाओं का चलना। अलग अलग मौसमों में कभी हवा चलती है, कभी हवा स्थिर रहती है, कभी बंद हो जाती है। स्थिर तो नहीं रहती, लेकिन कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है। जैसे अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में हवा तेज चलती है। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है कि बेटा यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर रहा है इस क्षेत्र, जो अपना वर्तमान राजस्थान का ही इलाका। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो ऊष्मा होती है ना, वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर और ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र हमेशा मान लो निम्न वायुदाब के क्षेत्र की और उच्च वायुदाब के क्षेत्र की हवाएं आएगी कि नहीं आएगी? जैसे बाल्टी से भरा हुआ पानी कम पानी की तरफ जा रहा था, वैसे क्या होती है, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब अपनी ओर, यहाँ का तो यहाँ की हवा थी जो हल्की होती गर्म हुई, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ गई, और गर्म होकर ऊपर उठने के बाद जो उच्च वायुदाब से हवाएं यहाँ पर आके यहाँ की जगह को भरेगी, उसी क्या कहेंगे? उच्च वायुदाब। ये कब है? एक तरह से मौसमी पवन हो गए। अब उदाहरण के लिए एक पवन हो गई स्थानीय पवन।
स्थानीय पवन में क्या होती है, जैसे लू अपने राजस्थान में चलती है ना, महाराष्ट्र में थोड़ी चलती है लू, या तमिलनाडु में थोड़ी चलती है लू। ऐसी पवन जो किसी क्षेत्र विशेष में चलती है उसे क्या कहते हैं, लू। ये कई जगह, इसे कई जगह कई अनेक देशों में अनेक नामों से जाना जाता है इस स्थानीय पवन को। जैसे राजस्थान की एक प्रसिद्ध लू है, पवन का नाम लू है ना। अब इनको देखो पर अध्ययन करते हैं कैसे। एक अपना पहले पट्टी का गोला बनाते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश विश्व रेखा, कौन सी रेखा, विश्व रेखा। विश्व रेखा। उसके बाद में लगा लो दक्षिणी। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो अपनी हवा है ये इसको निम्न प्रकार में बांटा गया है। एक तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब। भूमध्य रेखीय निम्न दाब कैसे चलेगा, देखो अब देखो विश्व की निम्न दाब का क्षेत्र, एक उच्च दाब का क्षेत्र। निम्न दाब, फिर यहाँ पे उच्च दाब, फिर यहाँ पे निम्न दाब, फिर यहाँ पे उच्च दाब, फिर वापस यहाँ पे निम्न दाब। और इसके बाद में अब होगी यहाँ पे, जहां पर पवन चलेगी वो चलेगी व्यापारिक। जहां पर हवाएं चलेगी वो चलेगी सनातनी।
और ध्रुवों के पास चलेगी ध्रुवीय। यहाँ पे सनातनी को इधर ध्रुवीय। देखो अपन ने एक प्रकार पढ़ा था स्थायी होंगे। कौन सी पढ़ गए? स्थायी होंगे। स्थायी होंगे कहां चलती है? यहाँ पर लगभग 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो 0 डिग्री के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हवाएं इधर 30 डिग्री उच्च अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर आती है, इधर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर जाती है। यहाँ से हवाएं यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगी, ये इधर से भरेगी, ये इधर से भरेगी, है ना? तो यहाँ आके फिर वापस गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर हो जाए, तो ये हमेशा चलती है। तो ये कौन सी है? स्थायी होंगे है, व्यापारिक होंगे। यहाँ पर ज्यादातर व्यापारिक होंगे चलते हैं। इन दोनों का नाम सनातनी दिया है या निम्न वायुदाब, फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फिर ध्रुव है, ध्रुव के पास ठंडे इलाके मिलते हैं, तो ठंडे इलाकों में हमेशा कौन सा दाब रहेगा? उच्च वायुदाब। और गर्म इलाकों में हमेशा कौन सा रहेगा? निम्न दाब। तो यहाँ उच्च वायुदाब है, तो यहाँ पर हमेशा दक्षिण की ओर चलेगी, यहाँ से उत्तर की ओर चलेगी हमारी। तो यहाँ ठंडे इलाकों से कम ठंडे इलाके की ओर चलेगी, यहाँ से ठंडे इलाके से और कम ठंडे की ओर चलेगी, है ना? लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास चलेगी। और ये 90 डिग्री अक्षांश हो गया। इस टाइप होने समझ में आ गई? कहाँ चलेगी? विषुवत रेखा के आसपास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलेगी। उसके बाद में देखो उसके बाद में चलेगी मौसमी पवन। मौसमी पवन अपन ने समझ लिया कि मौसम के अनुसार बदलती रहती है ना? जैसा मौसम आएगा उस मौसम के अनुसार हवाएं चलेगी। मतलब जैसे गर्मी का मौसम आएगा तब हवाएं चलना शुरू हो जाएगी अपने यहाँ, और फिर गर्मी का मौसम जाते हवाएं क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसके बाद में देखते हो स्थानीय पवन। स्थानीय पवन स्थानीय विशेष की चलती है ना? वो जैसे मान लो अपने राज्य की स्थानीय पवन कौन सी चलेगी? लू चलेगी, है ना? अब देखो आगे अध्ययन करते हैं अपन थोड़ा बहुत। देखो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब हम सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल धुएं के उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। कभी कभी इसके विपरीत दिशा में भी चलना अपन को क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। और आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना क्या आसान नहीं है। और 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो गई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित करता है। देखो उदाहरण के लिए जब आप छत्ता लेकर चलते हो तो आप बहुत भयंकर हवा चल रही है तब चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। ठीक है, 3 और उदाहरण बताओ उसके साथ। जैसे उदाहरण के लिए आप कभी मान लो साइकिल चला रहे हो, है ना? और आपको ऐसी दिशा में आना जहां से उधर से हवा तो आ रही है और आपको जाना है उधर उसके विपरीत दिशा, आपके विपरीत में हवा चल रही है, तो क्या आपकी साइकिल चल पाएगी क्या? है? आपको धक्का मारेगी पीछे की तरफ, मारेगी ना? पेडल ही नहीं लगेंगे ना, बहुत जोर आएगा चलेगी तो बहुत भयंकर। और हवा जितनी तेज चलेगी उतनी फिर मामला खराब है भाई, अब नहीं चलेगी, पैदल ही उतर के चलो, है ना? उदाहरण के लिए जैसे मान लो अभी का अपने जो गाँव निकला रहे हैं सब लोग बाग, अगर मान लो तूड़ा लेके आ रहे हो चारा पशुओं का और उसकी पोट भर रखी है आपने और हवा चल रही है उसके विपरीत से, और आप जैसे आगे की तरफ चलोगे और आपको मारेगी धक्का पीछे की तरफ, मारेगी कि नहीं मारेगी? मारेगी नहीं। तो अपन को उससे क्या एहसास होता है कि भाई हवा तो चल रही है, बहुत तेज चल रही है, उसी तो एहसास होता है। उदाहरण के लिए पेड़
पेड़ गिर जाते हैं कई बार, पेड़ों की पत्तियां किस दिशा में चल रही है, पेड़ ही उसी दिशा में झुक जाता है, अगर तीव्र गति से हवा चलती है तो झुक जाता है ना। अब देखो हवाओं के 3 प्रकार में से स्थानीय पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें ये लगातार वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती है। निश्चित दिशा में कौन सी में चलेगी, जैसे मान लो उत्तर की तरफ जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ। और जो दक्षिण अक्षांश की तरफ जो हवाएं हैं दक्षिण अक्षांश की, वो चलेगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। ये हमेशा इनकी दिशा निश्चित रहेगी। और मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, आज इच्छा आ गई तो इधर से चलने लग गई, कल इच्छा हो गई तो उधर से चलने लग गई, है ना। कभी बंगाल की खाड़ी से आ रहा है मानसून तो कभी अरब सागर की खाड़ी से आ रहा है, कभी जेट स्ट्रीम से हो रहा है ना। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भी भारत के इस उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू। ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है। इनकी दिशा बदलती रहती है। और स्थायी पवनें, ये क्या होते हैं? किसी निश्चित समय या मौसम या स्थान, मान लो स्थान पर ही चलती है। देखो स्थायी पवनें के अपन ने जस्ट देखा 0 डिग्री के आसपास ध्रुवों का वायु चल रही 30 डिग्री, यहाँ पर कुछ अक्षांशों से आ रही थी 30 डिग्री से। ये किधर से आ रही थी? दक्षिण से। ये उत्तर, ऐसे ये ऐसे आ रही, ऐसे आ रही थी नहीं हवाएं। ये हमेशा दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश में हमेशा चलेगी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण और इधर कौन सा हो गया? पूर्व। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है ये हुआ। कौन से अक्षांश में? दक्षिण अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में देखो, उत्तरी अक्षांश में हवा किधर चलेगी? उत्तरी अक्षांश में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये स्थायी है, ये पवन ऐसे ही चलेगी। देखो बेटा, ये अपन ने पिछली क्लासों में अपन ने ये देख लिया था कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिण अक्षांश क्या, ये जानते हो? हाँ। देखो नहीं जानते एक बार वो देख लो। ये पृथ्वी अपनी पृथ्वी के बीच में से कौन सी रेखा को चलेगी? 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर वाला इलाका उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और नीचे वाला दक्षिण अक्षांश, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी अक्षांश। दक्षिण।
दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा ये, दक्षिणी गोलार्ध या अक्षांश मान लो। ये इसके उत्तर में है, ये संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो एक नियम और बताने वाला हूं मैं आपको। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ ली। अब आपने ये देखा हो, ये हवाएं ये तो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, कोई एक साथ तो नहीं चल रही भाई। ये हवाएं एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आके इधर से सीधी यहाँ से चलना शुरू और यहाँ तक आ जाएगा हवाएं। ऐसा क्यों नहीं होता? देखो इसका एक कारण है। ये बात समझ में आ गई। उत्तरी अक्षांश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। दक्षिणी अक्षांश में इस वाले क्षेत्र में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी उत्तर और पश्चिम की दर की ओर चलेगी। ये बात समझ में आ गई। इसको मिटा देता हूं मैं। आप देखो एक बल होता है कोरियोलिस बल। कौन सा? कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं उत्तरी अक्षांश में तो बाएं दाएं ओर और दक्षिणी अक्षांश में बाएं ओर हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण। इसके कारण उत्तरी अक्षांश में तो ये अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी। जैसे मान लो इसका उत्तरी अक्षांश ये इधर देखी खड़ी है ना, तो इसके तो दाएं ओर मुड़ जाएगी। दक्षिण अक्षांश में इसके बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी और उत्तर में दाएं हाथ की तरफ। और दाएं हाथ की तरफ क्योंकि परतें है क्या है? गोल। तो एक तो ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी। ठीक है बात? आप देखो, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हवाएं ये ऐसे क्यों घूम रही है। इस टाइप पवनी हो गई अपनी। ये वर्षभर निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवनी की दिशा बदलती रहती है। बंगाल की खाड़ी से आ रहा है मानसून तो उसकी अलग दिशा हो जाएगी। अरब सागर से मानसून आ रहा है तो उसकी अलग दिशा हो जाएगी। तो ये अलग अलग दिशाओं की मतलब हवाओं की दिशा बदलती रहती है। अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था मौसम एवं जलवायु। मौसम तो तुरंत बदलता रहता है ना, और जलवायु लगभग 30 सालों का औसत योग होता है ना। तो वैसे ये तो इस टाइप पौधे हैं, ये तो हमेशा एक ही दिशा में चलती रहेगी। लेकिन ये मौसमी पौधे की दिशा बदल जाती है। अब उसके बाद में आती है स्थानीय पौधे। देखो स्थानीय पौधे क्या होती है। अब देखो स्थानीय पवनी के अंदर या तो किसी निश्चित समय में चलेगी। देखो निश्चित समय के माध्यम से देखो, एक तो पवनी होती है समुद्री पवन और एक होती है स्थल पवन। एक तो बेटा कौन सी होती है? समुद्री पवन और एक होती है स्थल पवन। बेटा ये अपन किसका है? किसी निश्चित समय, इनका एक निश्चित समय होता है। देखो ये होती है समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से कहां चलेगी? स्थल की ओर। स्थल की ओर। और ये स्थल पवन कहां चलेगी? स्थल से समुद्र की ओर। अब देखो समुद्री पवन कब चलेगी? दिन के समय में। कब चलेगी? दिन के समय में। दिन के समय में।
और स्थल भ्रमण कब चलेगी? रात्रि समय में। बात आगे समझ में? समुद्री पवन कब चलेगी? दिन के समय। दिन के समय। और स्थल पवन कब चलेगी? रात्रि के समय। अब देखो ये क्यों चलती है, मेरे को बताओ। देखो ये समुद्री पवन दिन के समय क्यों चलेगी, स्थल पवन रात के समय क्यों चलेगी? देखो ये बताओ क्यों चलेगी बेटा। अपन ने जस्ट अभी क्या देखा था कि पृथ्वी को सूर्य सबका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से, सूर्य का प्रकाश। सबका मुख्य कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो बेटा सूर्य का प्रकाश कुछ चीज ऐसी होती है जो तुरंत ठंडी हो जाती है और तुरंत गर्म हो जाती है। होती है क्या? कुछ ऐसी चीजें। और कुछ ऐसी चीजें तो एक बार गर्म करोगे तो काफी टाइम लगेगा, वैसा 2-4 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा है। वो देखिए कुछ ऐसी चीज हाँ है बेटा, उसका कारण यही है सबसे कारण। समझ गए बात? अब देखो उसका कारण कैसे देखो। समुद्र का पानी होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक तो चाय है, एक रोटी है। चाय तो जल्दी से ठंडी नहीं होती, लेकिन रोटी जल्दी से ठंडी हो जाती है ना, होती है ना। और रोटी को तो दबा है ना। और चाय है, अरे कभी कभी कोई इसका साथी तो अमीर का साथी तो दबा लेता है, उसको गरम गरम मुंह बन गया फिर बाहर निकालता है ना। बड़ है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो सूर्य का जो ऊष्मा पड़ती है किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर। समुद्र का पानी जैसे मान लो तुरंत ऊष्मा पड़ने लगी, सूर्य की ऊष्मा समुद्र पे गिरेगी, तो ये पानी है तो है नहीं तो तुरंत सूर्य की ऊष्मा गिरी और गर्म हो जाएगा। तुरंत हो जाता है क्या? समय लगता है उसमें। और रोटी को आप तुरंत ऊपर से गर्म हो जाएगी, रोटी हो जाएगी ना। चूल्हे के अंदर डालो तुरंत ऊपर से गर्म हो जाएगी, अंदर से गर्म नहीं हुई हो, लेकिन वो क्या हो जाएगी? ऊपर से तुरंत गर्म हो जाएगी और तुरंत हाथ जलेंगे उससे। लेकिन पानी तुरंत गर्म नहीं होगा, पानी सारा एक साथ गर्म होता रहता है ना। और दूसरी बात, जो ऊपरी से जहां पर ज्यादा तप्त लग रही है उसके आसपास का ज्यादा भाग पानी का गर्म होता रहता है, और उसमें क्या है? पानी को थोड़ा सा समय लगता है गर्म होने में, और ठंडा होने में भी पानी को समय लगता है, जबकि स्थल भाग तुरंत गर्म हो जाता है। ये दो बात समझ में आ गई आपको? हाँ। अब देखो इन्हीं के आधार पर समुद्री पवन। समुद्री पानी दिन के समय में चलेगी। दिन के समय में इस वजह से चलेगी क्योंकि ये रात को तो ठंडी होगी, रात को दिन में इनके अंदर तापमान बढ़ा कूदते से सारी रात में ये ठंडे हो गए। सारी रात में ठंडा हो गया। सारी रात में ठंडा हो गया तो अब सारे जैसे मान लो दोपहर तक तो पानी की कोई असर ही नहीं पड़ा गर्म का, पानी गर्म ही नहीं हुआ दोपहर तक। तो दोपहर तक अगर उसके अंदर तापमान बढ़ता रहा ना तो उसके कोई असर ही नहीं पड़ा। किसके? पानी की, वो गर्म ही नहीं हुआ दोपहर तक। दोपहर तक तो ठंडा रहा पानी, और यहां से अब ठंडा रहा और दोपहर तक स्थल भाग क्या हो गया? गर्म हो गया भयंकर। बूढ़ा मजा देखो पक दे होता है ना। तो ये क्या हो गया कि दिन के समय में तुरंत गर्म हो गया, गर्म हो गया। तो ये गर्म हो गया तो ये की हवा हल्की के ऊपर उठ गई, हल्की के ऊपर उठ गई, और ये तो ठंडा ही है। तो यहां से ठंडे से इधर की तरफ चलेगी, गर्म की तरफ। बात आ गई समझ में? अब रात की बात आती है। रात में रोटी तुरंत ठंडी, रात होते ही सलवार तुरंत ठंडा, और पानी तो दिन के अंदर तो निकट धूप खींच लिया, और अब धीरे धीरे शाम को जाके लग रहा है यार गर्म हो गया पानी है। पानी धीरे धीरे ठंडा नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है पानी। इस तलवार में तुरंत ठंडा हो जाता है, मतलब पानी के बजाय जल्दी ठंडा हो रहा है ना। तो अब क्या हो गया? रात के समय में पानी तो गर्म ही है अभी तक, तो अब रात सुबह हो जाएगी, पानी को फिर दोपहर आधी रात से ज्यादा समय लग जाएगा पानी को ठंडा होने में, जबकि इसको तो बाकी खूब ठंडा हो गया तुरंत 10 बजे ठंड। तो अब ये क्या होगी? रात्रि के समय इस तलभाग से कौन किधर की तरफ चलेगी, क्योंकि ये तो गर्म था।
किधर की तरफ चलेगी? समुद्र की तरफ। की तरफ। अपन ने समय के आधार पर चलेगी, दिन के समय, रात के समय। अब ये भी समझ में आएगा भाई, क्यों चलती है दिन के समय, रात के समय। समझिए बात? ठीक है, निश्चित समुद्री पवनों की कल्पना। अब उसके बाद में देखो एक कारण हो रहा है क्या? स्थान पर, किसी स्थान विशेष स्थान के संदर्भ में देखो, जैसे अपने हैं लू भाई अपने राजस्थान के आसपास तो चलती है, पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहां पर मरुस्थल फैला हुआ है, जहां जहां पर थार का मरुस्थल फैला है, वहीं पे तो लू चलती है, वहीं पे चलती है लू। तो लू क्या होती है? ये एक स्थान विशेष पे चलती है। स्थान विशेष पे क्यों चलती है? क्योंकि स्थान विशेष पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बाकी उस जगह रेतीली मिट्टी पाई नहीं जाती। रेत की विशेषता क्या होती है? तुरंत धूप पड़ी, तुरंत ठंडी हो गई और तुरंत ही गर्म हो गई। रात को 8-9 बजे तो मिट्टी ठंडी हो जाती है, नहीं होती है? होती है। और 10-11 बजते मिट्टी गर्म हो गई। तो मिट्टी की भी विशेषता क्या है? तुरंत ही ठंडी हो रही है, तुरंत ही गर्म हो रही है। तो यहाँ पर अब भयंकर धूप गिर रही है राजस्थान में, तो भयंकर धूप गिर रही है, तो इस वजह से यहाँ की मिट्टी क्या हो गई? भयंकर गर्म हो गई। गर्म हो गई तो गर्म हो गई, यहाँ की वायु हल्की होती ऊपर उठ रही, यहाँ पर हो गया निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्षेत्र कौन से? रेगिस्तानी इलाके में। तो रेगिस्तानी इलाके में कौन सी चलती है? ये कहां? थार के मरुस्थल। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब देखो, अपन ये चीजें देख ली, पवनों के कितने प्रकार देख लिए? 3 प्रकार। कौन कौन सी? स्थायी पवन, हमेशा एक ही दिशा में चलेगी। दूसरी पवन मौसमी पवन, वो कितने दिशाओं में चलेगी? वो रोज दिशा बदलती रहती है, उसकी निश्चित दिशा नहीं होती। उसके बाद में देखिए अपन ने स्थानीय पवन या किसी समय विशेष की पवन। स्थानीय या तो ये समय के अनुसार किसी निश्चित समय में चलेगी, या किसी निश्चित स्थान पर चलेगी। समय में अपन ने कौन सी चलेगी? स्थल समीर और समुद्री समीर देख लिया। उसके बाद में स्थान विशेष की अपन ने लू वाइब देख ली। ये बात कंप्लीट। अब देखो आगे, और अपन ने इसके अंदर जैसे मान लो पृथ्वी का चित्र बना के, और उसके अंदर एक तो विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब, और फिर उससे ऊपर उच्च वायुदाब, और फिर वापस निम्न वायुदाब, और फिर वापस 90 डिग्री के आसपास उच्च वायुदाब देखो। अब उसके बाद में आपने देखो एक चक्रवात देखते हैं। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है? एक तीव्र गति से आता है बेटा। क्या होता है? तीव्र गति से आता है। इसमें क्या होता है? देखो एक प्राकृतिक आवेश है जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अपनाओ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। भारत के पूर्वी तट, पूर्व तट का कौन सा हो गया? जहां पर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल की खाड़ी ध्यान है आपको? हाँ। जैसे मान लो ये दक्षिणी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, और ये पश्चिमी तट हो गया। बात समझ में आई? ये भारत का नक्शा है कैसे आप भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा। ओडिशा कहां से है लगभग यार? हाँ। 25
ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 और 18 अक्टूबर सन 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। 36 घंटे से एक दिन और रात में कितने समय होते हैं? 24 घंटे, है ना। और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा नए घरों की छत भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से क्या हो गई? कट गई। ये वाला बहुत भयंकर गति से हवा चली। अपनी गाड़ी की स्पीड होती है, मान लो 60-70 की स्पीड में बहुत तीव्र गति से लगने लगती है ना गाड़ी की गति। अब आप ये लगाओ 260 किलोमीटर की गति तीव्र गति से 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने लग जाए, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा अपनी। हाँ, अपन चाल के मकान ही उड़ गए। गाड़ी तो कहां से चलेगी उसके अंदर? 260 किलोमीटर, मतलब जो गाड़ी चलती है उससे भी 4 गुना से भी ज्यादा तेज स्पीड। मान लो 60 की स्पीड से भी गाड़ी चलाए तो उससे 4 गुना से भी ज्यादा स्पीड हो जाती है। इतनी तीव्र गति से हवा चली थी। अब वो सोचो, गाड़ी किसी के भिड़ जाती है 60 की स्पीड में तो ये मतलब दीवारी वार दे जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इतनी तीव्र गति से हवा चली होगी तो वहां पे क्या हालत हुई होगी? जगह तो बाबा है, पेड़ वेड़ सब ऊपर ही उखड़ के जाते हैं उसमें। और जो भी 36 घंटे तक चली। कितने घंटों तक? 36 घंटों तक। आप सोचो वहां के लोग बाबू की क्या हालत हुई होगी। और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया और अनेक औद्योगिक भवन तथा घरों की छत भी उखड़ गई। विद्युत आपूर्ति, विद्युत के पोल बोलते हैं ना, जो बिजली के जो खंभे होते हैं वो सब उखड़ गए। जो टावर होते फोन होते वो टावर सब टूट टाट गई। जो लाइनें आई थी, है ना, टेलीफोन की लाइन, वो भी टूट गई। और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा और फिर भयंकर वर्षा हुई। पहले तो आंधी और फिर वर्षा। और चक्रवात के फलस्वरूप 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में क्या आ गई? बाढ़ उड़ा गई। लोग पहले तो भयंकर आंधी, फिर भयंकर वर्षा और अब लोग बाढ़। और मकान तो पहले डाल दिए अपन ने, पेड़ भी डाल दिए, अब छोड़ोगे किसने? और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक रही। और दूसरी बात, चक्रवात के कारण जो ज्वारीय समुद्र की जो आप लहरें देखते हो, लहरें आती है ना, वो समुद्र की लहरें भी किनारों को पार करके आ गई 20 किलोमीटर तक अंदर। उस समुद्र का पानी हो गया बाहर। जैसे अपन जैसे चाय बनाती है, चाय उबल जाती है ना, चाय उबल के चूल्हे को वो कर देती है साइड में, वैसे ही वहां से वो पानी उबल गया एक तरह से ज्वार के अंदर क्या आता है, पानी बाहर आता है, उसका लहरें बाहर तक आ जाती है, उसकी किनारों को क्रॉस कर जाती है और वो 20 किलोमीटर तक की आ गई। वहां पे हालत बहुत खराब है। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। और 7 से 10 मीटर, कितने मीटर? 7 से 10 मीटर, लगभग 70 से कितने मीटर? 21 फीट से लगभग 30 फीट, है ना, इतनी ऊंची। हम मान लो 2 बिल्डिंग, तो 3 बिल्डिंग का तो ऐसे कैसे डूब जाए नीचे। 11 फुट का भी लगाए तो 3 का तो आराम से, 3 बिल्डिंग के मकान तो आराम से डूब गए उसके अंदर। ऐसी भयंकर लहरें आई वहां पर। जो वहां की जो फसल थी ना, फसल तो पूरी तरह नष्ट, पूरे उड़ीसा की।
और 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। ये निकला कहां से? पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी से। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हो गए। कितने? 130 लाख लोग प्रभावित हो गए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। अब बताओ, पशुओं को आदमी की खुद की जान बचाना मुश्किल हो जाता है, पशुओं को कहाँ लेके जा रहे? तुम तो बंधे रहो, यही हम बच जाए जो ही बड़ी बड़ी बात है। अरे एक बात बताओ, अपने भी ऐसी घटना हो जाए तो आप सबसे पहले आपकी गाय बकरी को लेके भगोगे कि आप भगोगे? पहले बेटा फिर भगोगे, है ना? तो उसके अंदर काफी मात्रा में पशुओं की मौत हो गई और धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान, सब नष्ट हो गई, चौपट हो गया मामला। ज्वारीय प्रोत्सक के उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल क्षेत्र अनुपजा हो गया और जो समुद्र का खारा पानी जो स्थल भाग पे आ गया ना, अब वो जमीन और खराब हो गई हमारी। एक बात बताओ, खारा पानी से अच्छी खेती होती है क्या? नहीं होती ना, जमीन और खाड़ी हो जाती है। बोलते हैं खाड़ी हो गई जमीन, है ना? उससे जमीन के ऊपर नमक सा आ जाता है, सफेद सफेद सा खारा पानी रहता है ना, तो बेटा वैसी वहाँ की जमीन और खराब हो गई। अब बचा क्या? ज्वारीय के कारण कृषि योग्य विशाल क्षेत्र अनुपात हो गया और सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल क्षेत्र नष्ट हो गए। साल का, सागवान का, बांस के विशाल क्षेत्र नष्ट हो गए और पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। और पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल क्या हो गए? लुप्त हो गए। पारादीप और कोणार्क, मैंग्रोव होती है जहाँ पर छोटी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर कीचड़ की जैसी होती है ना, मतलब वहाँ पर मतलब छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब ऐसी दुर्घटना हुई किसके कारण? चक्रवात के कारण। कभी कभी जो अपन ने ये देखा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ये देखे आपने कभी भगोड़ा देखा है? भगोड़ा किस क्षेत्र देखा है? उसके अंदर क्या रहता है? भूत है, राक्षस रहता है। और राक्षस क्या करता है? और राक्षस ही लेके आता है ना उसको। तो बेटा देखो, भगोड़ा क्या होता है? भगोड़ा भी एक क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र का मतलब कि वहां पर बहुत कम मात्रा में हवा बची, वहां पर हवाएं नहीं बची है। और हवा नहीं बची है तो उसके पास के इलाके में जो ज्यादा उच्च वायुदाब है और उसके बीच में क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो वो उच्च वायुदाब से हवाएं उसको भरने के लिए आ रही है और अपन ने जैसे देखा दक्षिण में पेडरबोर्ड घूम रही है, बाएं और उत्तर में दाएं और घूम जाती है हवाएं। तो वैसे हवाएं घूमती है ना, हवाएं कभी भी सीधी नहीं चलती पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इस वजह से वो पहले चलने के चक्कर में, भाई पहले मैं बढ़ूं, तो सारी हवाओं के बीच में ये होड़ हो जाती है कि इस निम्न वायुदाब की जगह सबसे पहले मैं जाऊं। तो इस चक्कर में सारी हवाएं उसमें आग गोल गोल घूमने लगती। तो जितना, और ध्यान कर लेना, जिस जगह जितना अधिक निम्न वायुदाब रहेगा उतनी तीव्र गति से वह बुलाएगा चक्रवात। समझ रहे हो बात? अब आप आगे देखते हैं, अपना पॉइंट है आर्द्रता। क्या है अगला पॉइंट? आर्द्रता। आप देखो, ये बात हो गई है पूरी पवन के प्रकार। अब देखो आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता आपने कभी कभी बेटा इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हो कि कपड़े किसने दो, कपड़े कौन कौन धोता है? ये बताओ, सब धोते हो ना? ठीक है, हाथ नीचे करो। अब मेरे को ये बताओ, बरसात के दिनों में तो कौन कौन कपड़ा सुखाया, धो के सुखाया, और गर्मी के दिनों में कौन कौन कपड़ा सुखाया? सब सुखाए हो।
अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले कपड़ा कौन से मौसम में सूखता है? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में। और सर बरसात के मौसम में नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता? मेरे को इसके कारण बताओ। धूप नहीं मिलती कपड़े। धूप नहीं मिलती। अच्छा, और एक बात बताओ, आप रात को आ जाना घर पे और शाम को 8 बजे धूप नहीं रहती है, नहीं रहती है। 8 बजे आप कपड़े को धो देना और सुबह देखना आपको कपड़ा सूखा हुआ मिलेगा। तो अभी भी धूप नहीं रहती, कैसे सूख गया कपड़ा बताओ? मान लिया बरसात के दिनों में तो धूप नहीं होती, इस वजह से नहीं सूखा। लेकिन आज शाम को अभी तो भयंकर गर्मी है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसके अंदर तो आप सुखा के देखो कैसे नहीं सूखेगा? बिना धूप ही सूख जाएगा। रात को आपकी शर्ट सुखाओ, पैंट सुखाओ, टोपी सुखाओ, सूख जाएगा। बताओ सूखेगा नहीं सूखेगा? सूखेगा। फिर उस समय क्यों नहीं सूख रहा? उस समय तो सुबह के सारे दिन कर लो, सारे रात कर लो, फिर भी नहीं सूखता। कभी कभी बात होता है नहीं सूखता ना, उसका कारण बताओ मेरे को। अब इसके अंदर धूप का काम कारण बना क्या है? बताओ तो क्या कारण है इसका? बताओ है? बारिश के कारण। सबसे बड़ा कारण क्या है? बारिश। देखो बारिश कैसे, अरे भाई वातावरण के अंदर जल की मात्रा खूब है पहले, और अभी वातावरण में जल की मात्रा है क्या? अरे अपन कूलर के अंदर पानी डालते हैं और तुरंत वो कूलर क्या हो जाता है? पानी उग जाता है, पता नहीं कहाँ गया पानी, पूरा ही खाली कूलर। 2-4 घंटे बाद में कूलर कहाँ गया पानी? तरह पानी डाले तो गया कहाँ पानी? होता है नहीं होता है? होता है ना। और मतलब बरसात के दिनों में डाल के देखो लेकिन पानी उठे तो यहाँ 2 घंटे 4 घंटे 5 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे चलेगा पानी। देखो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वायु में उपस्थित जल की मात्रा। मान लीजिए उदाहरण से 100 है, वायु 100% है। 100% में से 95% तो मान लिया वायु, और 5% मान लिया अपन क्या? जल। देखो लगभग 5% उसमें क्या पाया जाता है? वायु में पानी। अब मेरे द्वारा हमें तो कैसे पाया जाता है? हमें तो पता ही नहीं। देखो अब मेरे को बताओ, अब आप मानते हो क्या भाई जल के अंदर पानी पाया, ये हवा के अंदर भी पानी पाया जाता है? विश्वास नहीं हो रहा? किसी को भी नहीं हो रहा? तो आज शाम को एक काम करना, जैसे आपकी छुट्टी हो जाए तो फ्रिज किस किसके घर में है? सबके घर में है। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पड़ोसी का देख लेना। एक सबसे पहले एक बोतल लेना, बोतल लेना या फिर कोई जग ले लेना, और इसको क्या करना? पानी से भर देना। पानी से भर दिए। पानी से भरने के बाद आप यह पूरी तरह से जब क्या हो जाए, जम जाए, मान लो बर्फ जमा लेना। आप कैसे करना? क्या कर लेना? बर्फ जमा लेना, और इसको तुरंत निकाल दे। इसको साइड के जगह ना, साइड में इसे कपड़े से पूंछ लेना, फिर पानी वानी लगा देना जाए। और आप बीच में जहां कहीं भी धूप हो, कहीं भी जाके ले जाके रख देना। इसको रख दोगे, और अब इसके किनारों पे देखना, यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें लग जाएंगी, और थोड़ी देर बाद में टपक 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 टपक। हाँ
अच्छा आज बेटा बर्थडे है आपका, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो इधर आओ बेटा, इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देखो इधर से आओ, आप इधर से आगे से आओ। इधर से आ जाओ, बाहर आ जाओ, है ना? ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले किसको टोपी खिलाते हैं दोनों को। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब एक साथ विश करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, है ना? लो इसको बाहर आ। अब देखो अपन ने क्या बात हो रही थी कि आर्द्रता की बात हो रही थी, है ना? आर्द्रता में क्या हुआ कि जैसे आपने बर्फ जमा हुआ एक जल बाहर निकाला तो तुरंत इसके पास में क्या लग जाएंगी, बूंदे, जल की बूंदे आके लग जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, जल की बूंदों में क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, ये पानी की बूंदे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पानी की बूंदे बन जाएगी। अब आपको पता है, आपने ये बाहर आपने पानी थोड़ी डाला था, ये कहां से आया, वायु से आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायु के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। और अगर यही काम आप सर्द उसके दिनों में, बरसात के दिनों में करो, बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, है ना? बरसात के दिनों में और ज्यादा पानी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो इससे क्या होता है कि बेटा जो भी अपनी वायु होती है उसके अंदर पानी तो हमेशा रहता है। अगर पानी नहीं रहता पड़ा, है ना, वायु के अंदर पानी तो रहता है, लेकिन ये पानी बरसात के दिनों में ज्यादा रहता है और गर्मी के दिनों में कम रहता है ना? तो इसलिए अपन को कभी कभी तो ठंडी हवा लगती है और कभी गर्म हवा लगती है। बात आ गई समझ में? अब इसकी ये पानी कैसे है, क्योंकि ये ठंडी चीज है, ठंडी चीज के जो भी गैस है। अब एक बात बताओ, पानी सीधा वाष्प की गैस बन गया, गर्म कर लेके सूर्य की धूप से कोई झील में गिरा या किसी महासागर में गिरा, जैसे पानी की धूप गिरी, पानी के ऊपर धूप गिरी और वो सीधा ऊर्ध्वपातन के माध्यम से किससे बदल गया, गैस अवस्था में, द्रव से सीधा गैस बदल गया, या बर्फ से भी सीधा गैस में बदल जाता है, पानी उड़ जाता है। तो वो पानी जाके कहां मिला, वायुमंडल में, वायु में मिला, या तो बादल बन के बरस गया नीचे, लेकिन अभी वायु में मिला हुआ है। बादल भी कब बनेंगे, जब सांद्रता अधिक हो जाएगी, उसकी आर्द्रता बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो जाएगा, तब जाके बादल बनेंगे। छोटे तो कम पानी से बादल बनेंगे ही, है ना? तो वायु में लगभग 5% जल रहेगा। तो इससे अपन क्या कहें कि आर्द्रता, वायु में उपस्थित जल की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। अब समझ आ गया आपकी बात में भाई, वायु में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। आगे समझ में? ठीक है। इसके बाद में अब अपन देखेंगे इसको मापने की इकाई। देखो आर्द्रता मापने की इकाई, हाइड्रो, है ना? ठीक है, बाकी का अब आपको इसको अध्ययन करते हैं, पढ़ाओ। देखो उदाहरण के लिए थोड़ी सी बात को देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तो अपना इसका भाग हो गया, जैसे मान लो ये समुद्र हो गया, ये पर्वत हो गए, ये पेड़ पौधे होंगे, किसका पेड़ है, पीपल का, है ना? और ये आप लोग हो गए बीच बीच में,
स्थल भाग, समुद्र जल। अब देखो ये अपना स्थल भाग हो गया, ये अपना जल भाग हो गया, स्थल और जल हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ हो गया अपना सूर्य हो गया, ये सन हो गया। अब सूर्य की किरणें आ रही है सीधी सब जगह आएगी, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखो पेड़ों में तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन, जानते हो वाष्पोत्सर्जन। देखो उदाहरण के लिए कभी आपने कोई भी पेड़ देखा, किसके घर में पेड़ है, सबके घर में पेड़ है, तो देखो आज क्या करना, आज जाना और एक पेड़ के ऊपरी पत्ती होती है ना, पत्ती, दो पत्तियां, दो तीन पत्तियों की क्या करना, एक पॉलीथीन लेना, बिल्कुल नई पॉलीथीन ऐसी लेना, बिल्कुल सूखी हो, पानी वानी नहीं हो उसके अंदर, है ना। उस पॉलीथीन को लेके आप उसकी पन्नी को उसमें पिरो देना, पूरी को पन्नी, उसके अंदर भाई वो जो भी पत्ती है उसकी वो पूरी आ जाएगी, दो चार पत्ते ले लेना और उसको पूरी तरह कस के बांध देना, ठीक है। कस के बांधने के बाद जैसे आप सुबह उठ के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि उस पन्नी के चारों तरफ पानी की बूंदें दिखाई देगी, देखती है ना। वो कौन सी क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन। वो पत्ती है, जैसे ये होती हैं पेड़ होते हैं, पेड़ इसमें होता है फ्लोएम और एंजिन, ये इनकी जड़ों के माध्यम से फ्लोएम, जैसे अपनी क्या होती है शिराएं और धमनियां होती है ना, जो खून का रक्त संचार करती है, इनके है फ्लोएम। तो ये क्या करती है, नीचे से पानी जल को सोखती है और ये इनके पेड़ों तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचा के और फिर पत्तियां सूर्य की ऊर्जा लेके फिर खाना बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे अपनी मम्मी रसोई में से आटा लेके आती है और चूल्हे के पास लाती है और चूल्हे के अंदर लकड़ी डाल के या फिर गैस में गैस जला के और अपन उसके ऊपर गर्म करके फिर रोटी सेकते बनाते हैं ना। तो वैसे ये पानी यहाँ से जड़ों के माध्यम से, नीचे से जड़ों के माध्यम से पानी लेगा, पानी लेने के बाद ये पानी सीधा पत्तियों के पास पहुंचेगा, पत्तियों के पास पहुंचाने के बाद हाँ पत्तियों ने खाना बना लिया और खाना बनाने के बाद जो पानी बच गया है, मान लो पानी ज्यादा रह गया, तो उस पानी को अपने जो रंध्रों के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। रंध्रों के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कौन, ये पत्ते। अब वो रंध्रों के माध्यम से पानी निकाली, वो कहां गया, वायुमंडल में गया, ठीक है। एक तो इनसे मिल गया। इसका दूसरा उदाहरण आप ऐसे देख सकते, जैसे मान लो पापा सब्जी लेके आते हैं, मान लो सब्जी, मान लो पापा ने सब्जी लिया है, दो सब्जी गए एक साथ, एक दिन में तो एक ही सब्जी बनाएंगे, एक सब्जी को वैसे की वैसे पन्नी में से किसी बंदी की पन्नी रख दी है, 2 दिन तक रखी हुई है, और 2 दिन बाद जब उसको अपन खोले तो पन्नी में चारों तरफ पानी की पानी को दिखाई देती है ना। दिस इज वाष्पोत्सर्जन। समझ गए किस विधि से हो रहा है वो, वाष्पोत्सर्जन की विधि से, ठीक है। पेड़ पौधे कर दिए। अपन देखो, अपन जब सांस छोड़ते हैं, उदाहरण के लिए थोड़ी देर से हाथ ऐसे करके देखो, अपना हाथ में थोड़ी सी क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो गया मतलब थोड़ा सा पानी गीला गीला हो जाएगा, हो जाता है ना। अगर ऐसा नहीं लगता तो आप ऐसे करना, एक पन्नी के अंदर 2-4 बार सांस को छोड़ के बंद कर देना, छोड़ दिया, फिर देखना, फिर पन्नी के अंदर वो बूंदे के रूप में जम जाती है। अपन जो सांस छोड़ते हैं उसमें थोड़ी सी क्या होती है, आदत आती है, उस माध्यम से। तीसरा कहां से हो रहा है, सबसे ज्यादा इस जल के स्रोतों से, जो भी पृथ्वी के ऊपर जो जल के स्रोत पाए जाते हैं ना, उन जलों के माध्यम से सूर्य की किरणें पड़ रही है। इधर देखो बेटा, सब सूर्य की किरणें पड़ रही है, सूर्य की किरणें गिरने से जैसे ये पानी ऊपरी सतह गर्म हुई, इसकी गर्म होने के वाष्पोत्सर्जन बना और वाष्पोत्सर्जन के कारण चले गए वायुमंडल में।
चला गया। और बात करो, आप सब कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद जो आपके कपड़े सुखाते हो, आप नीचों के सुखाते हो, अब वो पानी नीचे भी नहीं गिरता, नहीं गिरता ना, बस 2-4 बूंदे गिर जाते, पूरा पानी थोड़ी गिरता है नीचे। बाकी वो पानी सूखा जो कहाँ गया, उड़ गया, वहां सीधा उसका क्या हो गई, गैस बन गई, पानी से सीधा गैस बन गया, गैस बन गया। पानी एकमात्र ऐसा जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा, है ना। पानी की तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके माध्यम से गया थोड़ा बहुत जो ये स्थल भाग थे, इनके माध्यम के इनके अंदर क्या रहा है, सूर्य की किरणें गिर रही है, सूर्य की किरणों से ये गर्म होकर जलवाष्प नतीजे उठते हैं। ये कहाँ गया, वायुमंडल के अंदर। और वायुमंडल बहुत सारा पानी हो गया, वो आप नहीं हुआ, बहुत सारा हो गया ना। तो भाई साहब जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा हो गई तो मानो जैसे जैसे उड़ते बादलों का निर्माण हो गया। बादलों का निर्माण हो गया, और बादलों का निर्माण हो गया। अब धीरे 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 मान लो बादल घूमने लगेंगे, हवा के अंदर घूमेंगे, तैरेंगे, है ना। अब ये तैरेंगे तो इसके बाद में क्या हो, जैसे मान लो कोई पर्वत आ गया, मान लो जैसे हिमालय पर्वत मान लो, और जैसे और कोई भी पर्वत मान लो, तो ये मान लो जैसे जाते गए और ये पर्वत इनसे टकराए, और ये हवा इनसे टकराए थोड़ी सी ऊपर उठी। देखो अब इनको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऊपर उठेगा तो अपन ने जब पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है, कम। पढ़े थे ना। जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे तापमान कम होगा, तो जैसे जैसे ये बादल, ये गैस अवस्था सीधे धीरे धीरे ऊपर उठती गई, तो ये क्या हो गई, पानी बन गई, बनेगी नहीं बनी, बन गई। जिसे गैस धीरे धीरे ऊपर उठती गई तो जरा पानी बन गई, पानी बन गई। तो पानी, क्योंकि अपन ने देखा था कि ये भूमध्य रेखा के पास तो -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों के पास कितना हो रहा था, -40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा था, माइनस, है ना। तो ये ऐसा इतना ठंडा हो गया, जैसे इतना ऊंचाई से तो नहीं जाता, पहले क्या हो जाता है, ये बर्फ पानी का रूप ले लेता है। पानी जैसे जैसे आगे, अब जब मान लो इनका वजन बढ़ गया, गैस में तो कम वजन था, पानी में ज्यादा वजन बढ़ गया, और ज्यादा वजन बढ़ गया तो इसे चला जाएगा क्या, मेरे से चला ही नहीं जाएगा। अब क्या कर देगा, यही तार दे, बैग जो भी है उसको उतार देंगे, तो इसके पानी को फिर यहीं पे बरसा देता है। जैसे नीचे टकराया तो फिर यहीं पे बरसा दिया, ये फिर बरसा हो गया। देखो आज अपन ने आर्द्रता देख ली, आर्द्रता से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से फिर क्या हुआ, बादल बन गए, और बादलों से फिर क्या हो गए, वर्षा हो गई। आपने 2-3 चीजें पढ़ ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और जैसे ये वाष्प होता है तो गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठती है, गर्म वायु ऊपर उठेगी और बादलों का निर्माण करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।